हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 2 से लेके 5 सितंबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। करंट अफेयर एमपी का बंद नहीं होगा, ध्यान रखिए, करंट अफेयर एमपी का बंद नहीं होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, एमपी का करंट अफेयर बंद नहीं होगा। थोड़ा सा कभी काम हो जाता है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी रहती हैं जो एक करनी ही होती हैं। देखिए मैं बता दूं, मैं दिल्ली गया था एक जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं अपडेट कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर यूपी का करंट अफेयर स्टार्ट किया है तो मैं एमपी का बंद कर दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराया नहीं करो इन सब चीज़ों को देख के। कई बार देखिए क्या होता है, एमपी स्टेट का करंट अफेयर है, देखिए स्टेट का करंट अफेयर कई बार मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 दिन का भी वीडियो मैं बनाता हूँ, इससे पहले भी मैं बनाता आया हूँ, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखा करें। हाँ, कंटिन्यू 8-10 दिन अगर मैं करंट अफेयर नहीं बनाता हूँ तब आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई करंट अफेयर अब नहीं मिलने वाला, लेकिन यार 2 से 3 दिन चलता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो मत हो। तैयारी आप देखिए, खुद से सोचिए, आप आज तैयारी कर रहे हैं, कल आप एक बड़ी जॉब में जाओगे, ठीक है। तो जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आप कैसे संभालोगे अगर आप एक छोटी सी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पॉजेसिव टाइप से हो जाते हो कि भाई नहीं करंट अफेयर मिल नहीं रहा है तो हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर मैं करवाऊंगा आपको, पूरा करंट अफेयर करवाऊंगा, जब तक मैं हूँ तब तक मैं करंट अफेयर करवाता रहूँगा आपको, ठीक है। इसलिए इन छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके घबराया ना करो आप, ठीक है। चलिए, पहला कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे पिछले वीडियो में कि भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ है, तो ये सबको पता होगा, खंडवा में है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न था, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये जो सही आंसर है इसका नीमच। और वैसे अंकित शर्मा ने अच्छा कमेंट किया है, ठीक है, काफ़ी इन्होंने जानकारी दी है अंकित शर्मा ने। उनका जो पोस्ट है वो मैंने पिन कर दिया है, कमेंट पिन कर दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं और उसको जरूर पढ़ें आप। डिस्ट्रिक्ट की भी काफ़ी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। अजय तुर्कर ने अच्छी जानकारी इसमें दी है। ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में है और यह नर्मदा नदी और मांधाता नदी के मध्य में शिवपुरी नामक द्वीप में है। एक्चुअली में ये मांधाता नदी नहीं है, ठीक है, ये नर्मदा नदी जो है उसी पे स्थित है। और ये शिवपुरी नामक द्वीप तो खैर मैंने ये पहले नहीं सुना है, ये खंडवा जिले में है आपका। मांधाता करके जो जगह है उसका नाम है ओमकारेश्वर, उस मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खंडवा जिले के बारे में अन्य जानकारी की बात करें तो पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर से अलग होकर खंडवा जिला बनाया गया था। एक और चीज, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, ठीक है, ये भी है उज्जैन में। तो 2 जो आपके ज्योतिर्लिंग हैं वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खालवा नामक एक जगह में मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र भी यहाँ पर इसी जिले में शुरू करा गया है। इंदिरा सागर परियोजना यहीं पर है। दादा अधूनी वाले और संत सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मौजूद हैं, इनकी स्थापना 2014 में की गई थी। किशोर कुमार की जन्मस्थली है। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर या सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच को कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1939 के समय हुई थी। अन्य जानकारियों की बात करें तो 3 जून 1857 को क्रांति जो शुरू हुई मध्य प्रदेश के नीमच से ही शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति। जीरन का किला स्थित है, जो जीरन एक तहसील है यहाँ की। भगवानपुरा सौर ऊर्जा संयंत्र है। शमशुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में लगता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी.एस. वाकणकर, ठीक है, इनका जन्म भी नीमच जिले में ही हुआ था। इसके अलावा ये प्रतिभा श्रीवास्तव ने भी इसका अच्छा कमेंट किया है। देखिए बताया इन्होंने कि ओमकारेश्वर का मूल नाम मांधाता है, जो राजा मांधाता के नाम पर पड़ा था। ममलेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जो 2 मंदिर हैं, यहाँ पर दोनों जगह पर ही जाने पर पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। कि भाई अगर एक मंदिर आप देख के आए हो तो पूरे दर्शन नहीं माने जाते हैं। ममलेश्वर भी आपको जाना होगा, दोनों मंदिर जाते हैं तब यहाँ के दर्शन जो हैं वो पूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना नीमच में 27 जुलाई 1939 को हुई। तो देखिए डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आपको सन याद रखना है, आपसे डेट कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अंग्रेज शासनकाल में से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव नाम दिया गया था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को
पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। भारत के केंद्रीय पुलिस बलों में सबसे बड़ा है सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष बात करते हैं तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। महानिरीक्षक जो हैं वो हैं पीएस रानीप से, इनका अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ठीक है। और सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई ये मेरे ख्याल से ये डेट बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखिए 27 जुलाई। और आज का हमारा प्रश्न है ओपियम एल्कलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। गाइस ये कंटेंट कुछ है हमारा नोट्स के फॉर्म में है, ये अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मात्र 99 रुपये में 10 टेस्ट हैं। अगर ये आप लेना चाहें ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्धवार्षिकांक मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का हमारा आ चुका है, ये अगर आप लेना चाहें तो इसको भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे ले सकते हैं। पहला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों की निरंतर देखभाल एवं निगरानी के उद्देश्य से प्रदेश के कितने जिलों में कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। तो ये सभी जिलों में, यानी कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, सभी जिलों में एक कमांड कंट्रोल रूम जो है वो बनाए जाने के निर्देश इन्होंने दिए हैं, ठीक है। बात करें यहां से होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन जो व्यक्ति हुए हैं उनकी निरंतर देखभाल और निगरानी करने के लिए कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, ठीक है। और इन कमांड कंट्रोल रूम्स में दिन में कम से कम 2 बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बना है। तो एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला जो राज्य है वो बना है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत फसल के लिए बीमा दिया जाता है। एक छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट उनसे लेके अगर फसल में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उनको उसके एवज में कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला एकमात्र जो राज्य अभी हाल में बना है वो है मध्य प्रदेश, जहां एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ जो है वो दिलाया गया है। एक और चीज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो 6 सितंबर को 20 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 4614 करोड़ रुपए की राशि इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जमा करवाएंगे। और योजना में बीमा कंपनियों ने 20,38,982 किसानों की 4614 करोड़ से अधिक की दावा राशि जो है वो अभी मंजूर करी हुई है, ठीक है। तो आपको राशि याद रखनी है, ठीक है। और ये याद रखना है कि पहला मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में किस स्पोर्ट्स को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो हालांकि ऐसे निर्देश अभी दिए गए हैं, 100% इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया कि करा ही जाएगा। अभी एक तरीके से निर्देश इसके लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो ये हॉकी है और मध्य प्रदेश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यानी कि खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने जो टीटी नगर स्टेडियम है भोपाल का, वहां पर मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया की गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा बैठक में उन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ने का एक निर्णय जो है वो लिया है। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ हॉकी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश के कई स्कूल कॉलेजों में बेकार पड़े परिसरों का अधोसंरचना विकास भी किया जाएगा और खेलो इंडिया के तहत इसका बेहतरीन उपयोग भी किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए हॉकी को आगे चल के आपका जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें इसको शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस शहर में स्थित नवाबी दौर की सदर मंजिल में म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। भोपाल की जो नवाबी दौर की यानी कि जब नवाब भोपाल में हुआ करते थे उतने समय की सदर मंजिल है, वहां पर म्यूजियम बनाए जाने का निर्णय भी हाल ही में सरकार ने लिया है। और इसमें स्पेशली भोपाल का जो इतिहास है उससे संबंधित ही ये म्यूजियम बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके का कोई म्यूजियम भोपाल में नहीं है जो सिर्फ भोपाल के इतिहास से संबंधित हो, ठीक है। और ये पूरे तरीके से भोपाल के इतिहास को समर्पित संग्रहालय भी
होगा। ठीक है, इसके साथ साथ 175 साल पुराना जो मोती महल उसको संभालने के लिए भी संस्कृति विभाग ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तैयार करी जाएगी जिससे इस पुरानी इमारत को बचाया जा सके। सदर मंजिल का जो संरक्षण कार्य है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। लगभग ये हालांकि पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो ये 14 करोड़ की लागत से इसका पूरा संरक्षण का कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र सिंह चौहान को किस स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है? तो सीईओ जितेंद्र सिंह बनाए गए हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी के। ठीक है, और इन्होंने अभी पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का जो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके तहत प्रदेश के जो 7 शहर हैं, कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर। स्मार्ट सिटी के तहत इन 7 शहरों का चयन जो है वो किया गया है केंद्र सरकार की इस स्मार्ट सिटी मिशन यानी कि योजना के तहत। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो भोपाल स्मार्ट सिटी है, ठीक है, वहां पर 7 स्मार्ट सिटी के लिए देश का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, और ये जो केंद्र है इसको हैवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस जो है यानी कि एचपी जो कंपनी, आपको पता होगा लैपटॉप्स इनके आते हैं। ठीक है, ये वही एचपी है। ठीक है, तो इन्होंने देश का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया है। ये 2017 का करंट अफेयर है, लेकिन ये इस प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे 2019 का एग्जाम हो, चाहे 2020 का हो, चाहे 2021 का हो, क्योंकि अभी आपका स्टैटिक जीके बन चुका है। ठीक है, और यही वजह है कि एमपीपीएससी और पीईबी में पुराना जो करंट अफेयर है वो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों से निकलने वाले घातक केमिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए किस नगर निगम ने ईटीपी प्लांट का संचालन शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर। इंदौर नगर निगम ने अभी हाल ही में उद्योगों से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसका ट्रीटमेंट पहले ये ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको नदी में छोड़ा जाएगा, ट्रीटेड वाटर को। ठीक है, ताकि वो नदियों के लिए नुकसानदायक नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार का एक ईटीपी प्लांट जो है वो शुरू करा जा रहा है और नदी शुद्धिकरण जो अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसको देखा जा रहा है। ईटीपी की बात करें तो ये होता है एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र की 102 इंडस्ट्री जो है उसको इस ईटीपी प्लांट से जोड़ा गया है। इससे इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो घातक केमिकल वेस्ट है वो अब सीधे नालों में बहकर उन्हें प्रदूषित करने के बजाय ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये शुरुआत हो चुकी है इसकी और 15.9 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को भी हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के प्राथमिक शिक्षक संजय जैन को इस बार राष्ट्रपति सम्मान के लिए चुना गया है? तो आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, इन्होंने ये जो प्राथमिक शिक्षक हैं संजय जैन, ये डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से हैं, टीकमगढ़ जिले से हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पत्थरों को इस तरीके से इन्होंने सजा के इस क्रिएटिव तरीके से बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को याद करें। और ऐसे ही कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि 2018 में इनको राज्यपाल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति सम्मान यानी कि 5 सितंबर यानी कि आज उनको ये सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने स्कूल का जो परिसर है और उसके आसपास पड़े पत्थरों को माध्यम बनाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है। और इसके अलावा स्कूल में जो इन्होंने नवाचार किए हैं उनमें पोषण है, एक्चुअल में पोषण, पौधारोपण, चौपाल, मासिक कैलेंडर, गणित संक्रिया, लंगड़ी कून सहित कई गतिविधियां शामिल की हैं ताकि बच्चे स्कूल में आएँ और वो क्रिएटिव तरीके से पढ़ाई करें। देखिए, स्कूल में बच्चे जो होते हैं उनको आप डायरेक्ट किताबों से सिर्फ नहीं पढ़ा सकते। प्राथमिक शिक्षक है क्लास 5th तक, तो यहाँ जो बच्चे होते हैं उनको क्रिएटिव तरीके से ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से अगर बात करते हैं तो इन जो शिक्षक जो सिलेक्ट हुए हैं इनको 50,000 रुपये नगद राशि दी जाएगी। 2 अग्रिम वेतन वृद्धि इनको दी जाएंगी। रेलवे के किराए में छूट दी जाती है और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सहित तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। तो शिक्षक संजय जैन डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बीज रहित संतरे और मौसम्मी की प्रजाति तैयार करने के लिए एक निजी टिश्यू कल्चर लैब शुरू करी गई है? तो ये जो लैब है ये शुरू करी गई है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, और निजी है, प्राइवेट है, लेकिन एक नवाचार है, इसलिए इसको करंट अफेयर में मैंने इंक्लूड किया है। मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वहाँ की कुरवाई तहसील में ये स्टार्ट करा गया है और 3 करोड़ रुपए की लागत से ये लैब जो है वो तैयार करी गई है। यहाँ पर संतरे और मौसम्मी की जो प्रजाति हैं वो तैयार करी जा रही हैं, वो भी बीज रहित। इसमें रोग रहित फसल के साथ साथ अच्छी पैदावार होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस लैब से करीब 70 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया गया है। इस लैब में संतरे, मौसम्मी के साथ साथ अनार, केले, बांस और सागवान के पौधों की उन्नत प्रजातियां भी तैयार की जा रही हैं। तो एक मध्य प्रदेश का ये आपका नवाचार हो जाएगा। तो गाइज ये पूरा था आज का वीडियो, और अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। करंट अफेयर नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल टेंशन इस चीज़ का नहीं लीजिए। थैंक यू वेरी मच।